दुनिया भर के बाजारों से आज है शानदार संकेत और कल के सीमित दायरे के उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद आज गैप से ऊपर खुलने को तैयार होते बाजार। उसके बाद के एक्शन पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, ग्लोबल संकेत बेहतर होते दिख रहे हैं, हमारे बाजार इंपॉर्टेंट लेवल्स पर हैं। आज का एक्शन बढ़िया रहना चाहिए। दीप, आज के एक्शन में खास बात जी, भले ही आज का रंग नवरात्रि के लिहाज से लाल है जी, लेकिन बाजार में हरियाली दिखने की पूरी संभावना है और दुनिया भर के बाजारों में अच्छी हरियाली के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आइए उसी पर करते हैं चर्चा और उसके बाद लाल रंग पर भी चर्चा करनी है। बिल्कुल हाँ, लेकिन तब तक आइए पहले देख लेते हैं संकेत। ट्रिपल सेंचुरी मारी है, डाउन है, 300 अंकों का उछाल आपकी हमारी सबकी उम्मीदों से कहीं रहा बेहतर। वहीं नेस्डेक ने भी 150 अंकों की अच्छी खासी तेजी दिखाई है। इसके अलावा कच्चा तेल थोड़ी सी राहत देता हुआ $90 के नीचे आया। साइकोलॉजिकली ठीक अच्छा लगता है ऐसा देखकर। HDFC बैंक NPA बढ़ने से थोड़ी चिंता है, लेकिन मुनाफा बेहतर होता हुआ दिखा है। ढेर सारे एडजस्टमेंट है और आपको इन नतीजों को समझने में बहुत वक्त लगेगा। निफ्टी में बजाज फाइनेंस आज नतीजे पेश करने वाले हैं। 4 वायदा कारोबार की कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो बिजी रिजल्ट्स डे अब शुरू होते दिख रहे हैं आपके जब दिन भर। और कैश मार्केट के कई कंपनियों के नतीजों की है लंबी लिस्ट आज के लिए। बिल्कुल सर, तो नतीजों का सीजन तो जोर शोर से आ रहा है और ऑफ कोर्स रिजल्ट की एनालिसिस भी करेंगे। बट एक बार जरा समझना है सर, आज सुबह ग्लोबल एक्शन हमें अच्छा दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी आपका 70-80 पॉइंट इस समय ऊपर है। कल अमेरिकी बाजार में जबरदस्त मूव आई। ये सडनली ग्लोबल मूड इतना बेहतर क्यों हो गया? कल बंद होते समय तो ये कुछ नहीं दिख रहा। वैसे आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत अच्छी खबरें आपको ऐसा नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आपको लगे कि ट्रिपल सेंचुरी मारने का मूड क्या है। लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं कहीं अमेरिकी बाजारों का अंडर करंट है बड़ा स्ट्रॉन्ग। और स्पेशली जो हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, खराब खबरों पर अच्छा रिएक्शन देने की आदत सी पड़ रही है। लास्ट मंडे भी सिमिलर सिचुएशन थी, आज भी सेम सिचुएशन है। और पहले अमेरिका के बाजार के लिहाज से खबरें देखें तो कोई ऐसी खास खबर नहीं। 1-2 बैंकिंग कंपनियों के जो नतीजे आए वो थोड़े उम्मीद से बेहतर है, उससे बाजार में जोश आया कि चलो कंपनियों के रिजल्ट ठीक है। और अल्टीमेटली हम तो पैसा कंपनियों में लगाते हैं, वहाँ के इन्वेस्टर ये सोचते हैं। और अगर हमारी पैसा लगाई हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करें तो हमें चिंता की बात नहीं कि इकोनॉमी कहाँ जाए, किधर जाए, क्या हो। तो इकोनॉमी की चिंताओं को साइड में रख के अमेरिकी बाजारों ने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और कंपनियों के नतीजों पर फोकस किया, विच इज राइट जी। भाई अल्टीमेटली तो इकोनॉमी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपकी कंपनी और अच्छी इकोनॉमी भी आपकी कंपनी खराब प्रदर्शन करे तो फायदा क्या। सो आई थिंक वहां फोकस अमेरिकी बाजारों का था। एक बढ़ने की वजह वो थी, दूसरी बढ़ने की वजह बाजारों से हटकर थी। और हालांकि कहने में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी बाजारों का इजराइल हमास वाले मामले में रिएक्शन बेहद सीमित और नहीं के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद कल उस फ्रंट पर कोई खास बड़ी और बुरी खबर नहीं आती हुई नहीं दिखी है। नथिंग न्यू। जो चल रहा है, लड़ रहे झगड़ रहे हैं आपस में, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लेकिन कुछ पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा तो मतलब ये कहूँगा कम खराब खबरें आती हुई दिखी, थोड़ी बेहतर होती हुई दिखी। जैसे इजराइल मानवीय मदद शुरू कर रहा है कि भाई चलिए पानी वानी की शुरुआत की, छोटी मोटी और जो मदद चाहिए गाजा के जो वहाँ के निवासी हैं उनके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका की तरफ से भी कल स्टेटमेंट आया है कि भाई ठीक है आप युद्ध कर रहे हो, बदला ले रहे हो, ठीक है, लेकिन गाजा पे कब्जा करने की कोशिश मत करना। तो इजराइल को भी कल हल्की फुल्की चेतावनी दी है कि भाई खत्म करो मामला। तीसरी चीज है कि बाइडेन साहब कल पहुंच रहे हैं इजराइल, तो कहीं कहीं जाहिर सी बात है इतना बड़ा आदमी आ रहा है तो ऐसा कोई टूरिज्म के लिए तो नहीं जा रहा है इसी जगह पे जहाँ घूम फिर के आए। तो कुछ न कुछ तो ऐसी कोशिश वो करेंगे कि मामला सुलझे, लड़ाई खत्म हो, कम हो, जो भी हो। मतलब तो आई थिंक ये सारी 3-4 चीज़ों को बाजार ने पॉजिटिव लेने की कोशिश की कि इजराइल के फ्रंट पे खराब खबरें नहीं है। हाँ, नथिंग बैड। हाँ, तो ये थोड़ा सा बाजार को ठीक लगा। सो आई थिंक ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, बट ऐसे बड़ा रीजन आप ढूंढने जाएंगे तो बड़ा रीजन भी कहीं भी नहीं। इसके अलावा 2 डेटा जो हम और हमेशा देखते हैं उन पर फोकस करना चाहिए। पहला है आपका बॉन्ड यील्ड का और दूसरा है आपका डॉलर इंडेक्स का। तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ने कहीं कोई राहत नहीं दी। कल सरप्राइजिंग था, बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बावजूद अमेरिकी बाजार बढ़े हैं। सो ऐसा कहीं कहीं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लग रहा है। जैसे नवंबर में मान के चल रहे हैं अमेरिका वाले कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी, उसके बावजूद बॉन्ड यील्ड ठंडे नहीं हो रहे। तो बॉन्ड मार्केट कुछ और कह रहा है और अमेरिका के बाकी लोगों की जो आम धारणा, चाहे वहाँ के बैंकर्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, मार्केट के लोग हो, जो आपस में मिलकर एक आम राय बनाते हैं जिसके दम पर वो बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, वो भले ही नहीं मान रहे हो कि ब्याज दरें बढ़ेगी, लेकिन बॉन्ड मार्केट मानता है कि ब्याज दरें बढ़ेगी और बॉन्ड यील्ड इसलिए मजबूत दिख रहे हैं। सो वहाँ पर राहत नहीं थी, फिर भी अमेरिकी बाजार कूद गए। राहत अगर हल्की फुल्की थोड़ी कहीं मिली है तो वो मिली है डॉलर इंडेक्स से, जो 106 के नीचे आता हुआ दिखा है।
वापस 132 आ गया। सुबह नीचे था, अभी सुबह 106 के आसपास था, अभी वापस से ये आ भी गया। तो कोई ऐसे खास अच्छे संकेत वैसे देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड से है नहीं, लेकिन बाजार ने शायद नतीजों पर और इजराइल हमास के बीच में बुरी खबरें नहीं आने पर इन पर किया है फोकस। ये है पूरा लबोलुबाब। तो जो ये 70-80 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, ये ठीक है, मतलब ठीक रिफ्लेक्शन दे रहा है? हाँ, ये तो ठीक है, क्योंकि 300 अगर डाउ बढ़कर आता है और हमारी उम्मीद से काफी बेहतर है, क्योंकि हमारे बाजार बंद होने के वक्त भी हम 101 पॉइंट तो ऊपर हो चुके हैं, 100 पॉइंट करीबन 100 पॉइंट तो हम ऊपर तो कल लग तो यही रहा था। कल दीप बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स तो धीमे धीमे अपनी सुबह से बढ़त बना रहे थे और डे हाई पर ही बंद हुए जब हम 3:30 बजे बंद हुए, लेकिन फिर भी 300 पॉइंट बढ़ना, और नैस्डैक फ्यूचर तो एकदम फ्लैट थे, 1 पॉइंट ऊपर था, उसके सामने 150 पॉइंट ऊपर बंद हुए। सो इसलिए आपने वो 200 पॉइंट की डाउ की तेजी, 150 पॉइंट की नैस्डैक की तेजी जो एक्स्ट्रा मिली है, उसको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहे, विच इज राइट। ठीक है, 19,800 के आसपास खुलना चाहिए। मैं इसलिए पूछा था 19,800 ही, मेरे एक्चुअली मतलब ही ये था 19,800 पूछने का, क्योंकि 3-4 दिन से ये लेवल हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट रहा है। इसके आसपास आप क्लोज होते हैं। कल ऑफ कोर्स थोड़ा गिरकर भी इससे बंद हुए, ज्यादा नहीं गिरे बट थोड़ा आप गिरकर बंद हुए। ये अब इंपॉर्टेंट समझाइए, क्योंकि आज आपको गैप अप दिख रहा है 19,800, शायद एक बार के लिए हम टच भी कर लें, उसके ऊपर भी जाएं, फिर क्या होगा? वापस सप्लाई आने वाला है ऊपर के लेवल्स पर, या फिर थोड़ा संभलेंगे? बहुत अच्छा सवाल है दीप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, 2 तो पक्का ही बोल सकता हूँ, 3 नहीं भी समझो, क्योंकि तीसरा तो वीकली एक्सपायरी वाला था, उससे छोड़ दिया। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन, शुक्रवार और कल, एक चीज़ साफ हो रही है। पहला, 19,800 के आसपास 840 की रेंज में आप पहुँचते तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। दूसरा, आखिरी घंटे में बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहती है, आखिरी घंटे 1.5 घंटे में। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक तो ये कि ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आप जब पहुंचते हैं और उस रेंज को पार करके आपको जो ब्रेकआउट देना है, उस ब्रेकआउट के लिए वो कहते हैं ना कि जब ड्यूज हो जाता है ना, आप टेनिस तो फॉलो करते हैं ना, जी, तो टेनिस में जब ड्यूज हो जाता है तो आपको 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट लेने पड़ेंगे जी, तभी जाके तभी आप जीतेंगे। वो होता है कि आपने 1 पॉइंट लिया, फिर एडवांटेज दूसरों को चला गया, न्यूट्रल हो गया, उसने एक एडवांटेज लिया, फिर आपने ले लिया तो न्यूट्रल है, तो ऐसा चलता रहता है। तो यही सेम सिचुएशन चल रही है कि जैसे आप ऊपरी रेंज पर पहुंचते हैं और आपको 2 दिन कम से कम अच्छी मजबूती मिल जाए तो आप ब्रेकआउट दो। रेंज के दिन जैसे आज पहुंचे आप ऊपर, कल का संकेत अगर खराब आ गया तो पता चला फिर आप नीचे आ गए। सेम सिचुएशन, नीचे की रेंज पे पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि ये तो टूटने वाला है, और अचानक से नेक्स्ट डे वापस से बढ़िया संकेत मिल जाता है। तो उस हिसाब से आपको रेंज को पार करने के लिए लगातार 2 या 3 दिन कुछ अच्छा चाहिए, ऊपर पार करने के लिए। नीचे तोड़ने के लिए 2 या 3 दिन कुछ खराब चाहिए, वो एक साथ नहीं आ रहा है ना। सो हो ये रहा है कि ये है बाजार लेन देन का, लेन देन वाला जो आप कह रहे हैं, लेन देन का बाजार। ट्रेडिंग के हायर रेंज पे आप ऊपर में देते हो। कल भी हमने कहा 800-850 के आसपास आए तो आपको देना है, चिंता मत कर। वो अलग बात 780-90 से घूम गया, एग्जैक्टली कभी आपको ओबलाइज करे कभी ना करे, करेक्ट। सो ट्रेडिंग रेंज के हायर रेंज पे प्रॉफिट बुक करना ही करना है, आज भी करना है, भले कितना ही मजबूत दिख रहा हो। अच्छा, हाँ, करना है, आज भी करना है। हिम्मत है तो शॉर्ट करो, नहीं है कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि ट्रेंड टेक्सचर थोड़ा बाजार का मजबूत दिख रहा है, बार बार ऊपर आने की कोशिश करा, मुझे शॉर्ट नहीं करना, विच इज फेयर, गलत नहीं, मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट बुक करो। नीचे आए वापस जाएगा क्या 20-30-50 पॉइंट, समझो 19,850 के ऊपर बंद हो गया, अपने कोई बात नहीं, मूड चेंज कर लेंगे कि भाई ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो गया, चलो ठीक है, फर्स्ट क्लास। 800 के ऊपर बंद देने की कोशिश 1-2 बार 800 के आसपास की, आज भी हो सकता करे, लेकिन 850 ज़्यादा निर्णायक बनेगा, उसके ऊपर निकल कर बंद होंगे तो आपका ब्रेकआउट हो जाएगा एक तरह से, फिर आप फ्रेश तेजी करिए, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे की तरफ आए, कल भी आप देखिए सेम 800 के आसपास बेच के वापस नीचे में आपको 700-725 की रेंज। कल आखिरी घंटे में घटने का कोई कारण नहीं था, कोई भी नहीं जी। कल डाउ फ्यूचर डे हाई पर हम नीचे जाके बंद हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन रखने में जो लोगों को रिस्क लग रही है, जो वो माइंडसेट नहीं बन पा रहा है, वो थोड़ी सी दिक्कत है। और वो अच्छा भी है एक तरह से, इसीलिए बाजार हल्के हैं और इसीलिए ज़्यादा घट नहीं रहे, क्योंकि लोगों को डर है कि अचानक रात को कुछ खराब खबर आ गई तो होना भी चाहिए। इस तरह के माहौल में डर नहीं होगा तो कब होगा? एग्जैक्टली। और दूसरा क्या है दीप, कि अगर अनएक्सपेक्टेड कोई खराब खबर आ जाए और आपकी लॉन्ग पोजीशन और गैप से नीचे खुल जाए तो आपको समझ में आता है कि भाई आउट ऑफ क्वेश्चन था। लेकिन ये तो अगर समझो कल को कोई रात को एकदम खराब खबर आ जाए इजराइल हमास को लेकर, और फिर आप ये अरे यार ये तो मुझे पता था कि ये तो सवाल आएगा एग्जाम में, फिर भी मैं क्यों नहीं पढ़ के आया। सही बात है। वो वाली फीलिंग आती है ना। सो वो फीलिंग क्यों रखने का, थोड़ा सेफ रहे। कोई जरूरी नहीं कि एक आध दिन कम पैसा बनेगा ज़्यादा बनेगा, और मार्केट तो दिन के दौरान ही बना के देता है। तो मेरा ये कहना है
ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर आपको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब गैप से नीचे खुलता है तो मैं आपको डरने नहीं देता, गैप से ऊपर खुलता है तो मैं आपको उछलने नहीं देता। लेन देन, हाँ, लेन देन का बाजार है, बिल्कुल करते रहे। और जिस दिन रेंज का ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा मैं बताऊंगा आपको, बताएंगे भाई अब यहाँ से नई चीज़ के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो आज बहुत क्रिस्टल क्लियर है, 850 के ऊपर बंद होगा तो ही हम फ्रेश नई और तेजी ऊपर में बाद में करेंगे, उसके ऊपर बंद होना है। अदरवाइज 800, 835, 40 की रेंज हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। बैंक निफ्टी पर 44,500 के ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग की रेंज बनना शुरू होती है। सेफर साइड पे 44,500 से 44,700 की रेंज वो है जो आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। ऊपर की तरफ निफ्टी में 800, 850 आपकी प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। तो बंद होने के लिए 2 लेवल चाहिए, निफ्टी 850, बैंक निफ्टी 44,800। इसके ऊपर अगर आप बंद होते हैं तो आप ये मान के चलें कि आप बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। तब तक कोई दिक्कत नहीं। तब तक कोई दिक्कत हाँ, नीचे ऊपर में प्रॉफिट बुक करो, वापस नीचे में ले लो। गॉट इट। हाँ, ये इंडेक्स पे है। स्टॉक स्पेसिफिक 2 चीज़ें 2 तरीके से करना है। एक वो स्टॉक जो नतीजे आए हैं, आने वाले हैं, उनको तो आपको रिजल्ट के हिसाब से पूरा ट्रेड करना है। रिजल्ट के हिसाब से पोजीशन बनती बिगड़ती रहेगी, उनको आप अलग कर दीजिए। दूसरे इन जनरल जो स्टॉक्स हैं या सेक्टोरल टर्निंग जो हो रही है, कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर आता है, वहां पर फोकस करो, वहां पैसा बनेगा। वहां पैसा बनेगा ना। 2 दिन फर्टिलाइजर चल गए, हाँ। 2 दिन पहले केमिकल चले थे, कभी टेक्सटाइल में मूव आ रहा है ना, कभी मिड कैप आईटी चल गए। सो आई थिंक वहां पर अभी भी सेक्टोरल टर्निंग, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की ये जो तेजी है ये ठंडी होने वाली नहीं है, न इंडेक्स में और न ही सेक्टर्स में। वो सेक्टोरल रोटेशन आप परफेक्ट पकड़ के खेलो। हाँ, सेक्टर लीडर को पकड़ो एफएनओ में, हाँ, जो छोटे सेक्टर है। फॉर एग्जांपल केमिकल, आपने सेक्टर लीडर को देखा कि एसआरएफ क्या कर रहा है, आरती क्या कर रहा है या नवीन क्या कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपके 4 स्टॉक केमिकल के कैश मार्केट से आ गए। आपको लगा कि ये चल रहे हैं, चलो इसके पीछे। ये आपका तरीका होना चाहिए इस मार्केट को अगर ट्रेड करना है तो। ये ट्रेडिंग वाले की बात करो। इन्वेस्टमेंट वालों को तो अप्रैल के महीने से यही बोल रहे हैं, कुंडली मार के बैठ जाओ, छोड़ना मत, जल्दी में देना। आप मुझे बताओ, सितंबर में भी कितने लोग बोल रहे थे बहुत हो गया, मिड कैप की कहानी खत्म। हाँ। कितना दिन गिरा था भाई, मुश्किल से 2 या 3 दिन, 2 दिन 3 दिन में कहानी खत्म। आज देखो कहाँ है, वापस वहीं पर आ गया। बराबर, ठीक है। अनाप शनाप हमने ये भी कहा, अनाप शनाप तेजी नहीं होगी, लिमिटेड होगी, धीमे होगी, लेते आपका भाव बढ़ जाए वैसा नहीं होगा, लेकिन पैसा तो आज भी बन रहा है। दीप बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। अगस्त में बेरिश थे लोग, सितंबर में बेरिश थे, जुलाई में बेरिश थे, अक्टूबर में बेरिश है, लेकिन ये कहाँ रुकते हैं? नहीं रुक रहा है। आपका ये इशू डिबेटेबल हो सकता है कि महंगे हैं, कि ये है, कि वो है। देखो क्या होता है, जब लेने का टाइम, आपको मैं बताता हूँ फंड मैनेजर्स कैसे सोचते हैं। जब लेने का टाइम आता है उनको पूछते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेने चाहिए? नहीं, देखिए ये इसको है ना, एक कैटेगरी में आप मत डालो, है ना, हर एक अलग अलग होता है, हर कंपनी को अलग तरीके से देखना होता है, ठीक है। अब जिनकी बस मिस हो गई, जिन्होंने लिए नहीं या पेट भर के नहीं ले पाए या जल्दी बेच दिया, अब वो सब पूरे मिड कैप स्मॉल कैप को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। बढ़ने के वक्त सब एक जैसे हैं। हाँ। नहीं, ये तो बहुत बढ़ गया। अब यहाँ कोई नहीं बोलता कि ये एक महंगा बढ़, कुछ महंगे, कुछ कम महंगे, वहां नहीं बोले, वहां सब एक साथ। ट्रू, क्योंकि आप तो मिस कर गए। एग्जैक्टली। इस बार तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया, दबा के बैठे रहे, पकड़ के बैठे रहे, तो उनका पैसा बन रहा है। करेक्ट सर। जलने वाले जलते रहेंगे, आप बनाओ। जब यू टर्न लेगा मार्केट, तेजी खत्म होगी, तो अपने आप में यहीं बैठे ना, कहाँ जाएंगे? स्क्रीन पे दिखेगी ना, कहीं और से थोड़ी आएगी। अगर मंदी होनी है, तेजी रुकनी है, यू टर्न लेना है मार्केट को, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खत्म होना है तेजी, तो यहीं दिखेगी, और कहाँ दिखेगी? इसलिए दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। हाँ, लोग कुछ भी बोलते रहे, आपके पास अच्छी क्वालिटी के शेयर है, पकड़ के बैठे रहो। इन्वेस्टमेंट उसी को कहते हैं, और तभी पैसा पूरा बनता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्होंने कोई शेयर आइडेंटिफाई जल्दी नहीं किया। सबकी प्रॉब्लम, जितने बड़े लोगों को आप पूछोगे, यार ये शेयर मैंने आइडेंटिफाई तो इस भाव में कर लिया था, लेकिन मैं बहुत जल्दी निकल गया। तो यही चीज़ हम हमारे रिटेल इन्वेस्टर से चाहते हैं कि जल्दी ना निकले। जहाँ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया वैल्यूएशन या बहुत अनाप शनाप भाग गया, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन आपको तो मझगांव डोक 800 में भी महंगा लगता था, 1000 में भी लगता है, 1500 में भी लगता है, 2000 में भी लगता है। एमटार यही हाल है। जो अच्छी क्वालिटी के शेयर आपको हर वक्त महंगे लगेंगे, आप ले ही नहीं पाएंगे, और बेच दे तो वापस कभी जिंदगी में नहीं ले सकते। आप बेच के देखो, एक बार ले लो, आप ले ही नहीं पाएंगे वापस। तो कम से कम आप होल्ड तो करके रखो, नया मत डालो। मैं नहीं कहता कि जो महंगे शेयर नया डालो, लेकिन है उसको और औने पौने दामों पे नाम शनाब जाने मत दो, नहीं बेचना, पकड़ के रखो।
एब्सोल्युटली, इस बार तो खैर पकड़ा के आपने बढ़िया कमाई कराई है लोगों की सर। बताएं फिर आज की पहले एक बार स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं फिर। ग्लोबल संकेत बेहतर है जी। एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम हुआ है, कल के आंकड़े उतने खराब हैं नहीं। लोकल फंड्स की भी खरीदारी है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचने की उम्मीद मैं करके चल रहा हूं। आज लेन देन का बाजार है जो मैं आपको बता ही चुका हूं। निफ्टी 19,850 और बैंक निफ्टी 44,800 के ऊपर बंद होने पर ये नई तेजी देने की कोशिश करेगा। सपोर्ट 19,550 19,650 की रेंज में है और 43,800 44,000 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आज के संकेतों में ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज न्यूट्रल, डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव 3 न्यूट्रल, नेगेटिव बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, बड़े लेवल्स 19,650 19,700 आज का पहला सपोर्ट जोन है, यही आसानी से टूटने वाला है नहीं। गैप अप ओपनिंग के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ होता है। ऊपर की तरफ और इसके ठीक नीचे 19,550 19,625 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है निफ्टी पर। हायर रेंज 19,800 840 इस रेंज में जाकर हम अटकेंगे। मेरे हिसाब से हम 775 से 800 की रेंज में खुलेंगे। कल का हाई जो 780 का है उसके आसपास, उससे 800 में खुलना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, एक बार तो 800 तक पहुंचने चाहिए। 800 840 की रेंज रुकावट की रेंज है, उस पार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर करके निकले तो 900 950 प्रॉफिट बुकिंग जोन आपके लिए बनकर आती है। ये आपके लिए निफ्टी है। ठीक है। बैंक निफ्टी 44,050 44,125 ये आपका पहला सपोर्ट जोन है और उसके ठीक नीचे 43,800 से लेकर 43,950 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जो अगर आए तो मिस मत कीजिएगा। आएगा नहीं। इसी रेंज में पहली वाली में ही ले लीजिए, 44,050 44,125 ये आपके लिए पहली रेंज है जहाँ खरीदारी कर सकते। ऊपर की तरफ 44,400 44,525 पहली रेंज है, इस रेंज में पहुंचेंगे, रुकेंगे और 44,525 के पार निकल कर टिके तो 44,575 से 700 ये वो रेंज है जहां पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। 44,800 के पार निकले, टिके, बंद होते दिखे तो हम अपना मूड बैंक निफ्टी पर और बुलिश कर लेंगे। तब तक हमारे लिए बैंक निफ्टी लेन देन का इंडेक्स रहेगा ऊपर में। जैसे 19,850 के ऊपर निफ्टी का एकदम से निकलना मुश्किल है, बैंक निफ्टी का भी 44,800 के ऊपर एकदम से निकलना मुश्किल है। क्लियर है? गॉट इट सर। चलिए, सारे बड़े लेवल्स तो हो गए। एफआईज की पोजीशनिंग अनचेंज्ड है, कुछ समय से इसी लेवल के आसपास है। पुट कॉल रेशियो कल हल्का सा निफ्टी का कम हुआ है, हल्का सा बैंक निफ्टी का ऊपर गया है सर। डेटा स्टेबल है, ज़्यादा फर्क आया भी नहीं ना। देखो ना दीप, आप निफ्टी 19 पॉइंट घटा है, बैंक निफ्टी 62 पॉइंट, तो ज़्यादा इंडेक्स में कोई खास बदलाव है नहीं। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ तक एफआईज की पोजीशनिंग का सवाल है वो भी अनचेंज ही है। सो मेरे ख्याल से डेटा में आपको यही बता दूं, एफआईज की तरफ से कल 600 करोड़ की बिकवाली है कैश मार्केट में। स्टॉक्स जो उन्होंने बेचे फ्यूचर्स में 215 करोड़ के और इंडेक्स 27 करोड़ का। तो हाल ही के दिनों के बहुत छोटे आंकड़े, सबसे छोटे आंकड़े, तो यानी कि वेट एंड वॉच वाले मूड में। लेकिन इस वेट एंड वॉच वाले मूड में 3-4 दिनों में एक चीज जो साफ दिख रही हुई है कि अगर ग्लोबल संकेत बहुत खराब ना हो तो एफआईज बेचना नहीं चाहते। एफआईज एक ही कंडीशन में थोड़ा बहुत बेचे हैं, अगर ग्लोबल खराब हुआ तो इसका मतलब क्या है? इन आंकड़ों में आपको ये पढ़ना चाहिए कि अगर ग्लोबल नहीं खराब होगा तो नहीं बेचेंगे। तो उनका व्यू अब इंडिया पे बेरिश नहीं है। गॉट इट। ग्लोबली मार्केट खराब होगा तो हम थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, ये अच्छा संकेत है। सो मेरे ख्याल से बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा घटा है। लोकल फंड ने अपनी ताकत से अच्छा खरीदा है, 1184 करोड़ का। हो सकता है छोटी मोटी 1-2 ब्लॉक डील्स भी थी, बट ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है सर। चलिए, मौजूदा पोजीशंस पे स्टॉप लॉसेस क्या लगाने हैं? निफ्टी में 19,625 इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे कल का स्टॉप लॉस भी यही था, आज भी यही रहेगा। कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा, 100 पॉइंट ही नीचे। बैंक निफ्टी 44,000 कल का ही स्टॉप लॉस, इंट्राडे क्लोजिंग कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा, यही रखिए। ठीक है। शॉर्ट साइड पे कल का स्टॉप लॉस यही था 19,850 इंट्राडे क्लोजिंग, आज भी यही है, इसमें कोई बदलाव नहीं। बैंक निफ्टी 44,750 या 44,800 जो भी रख ले, छोटा मोटा 50 पॉइंट का आप दिमाग लगा लें अपना, ये इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। हाँ, एक चीज़ जरूर है दीप कि यहाँ अगर इंट्राडे पे किसी को छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 44,500 का ही लगा लेना चाहिए, क्योंकि दूर है थोड़ा सा। लेकिन एक्चुअली स्टॉप लॉस तो यही निकल कर आ रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस स्पेशली बैंक निफ्टी में एडजस्ट कर सकते हैं। इंट्राडे क्लोजिंग, इंट्राडे किसी को छोटा लगाना है 44,600 का लगाए। इंट्राडे किसी को छोटा क्लोजिंग छोटा लगाना है 44,600 का लगाए। इंट्राडे छोटा लगाना है तो 44,525 का लगाए, और जिसको बड़ा लगाना है वो 750-800 का लगाए। ठीक है, तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉप लॉसेस। नई पोजीशंस क्या खरीदे निफ्टी 19,625 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 19,775 802 छोटे टारगेट हैं, 835 का मीडियम टारगेट है। पार करके निकले तो 900 950 फाइनल टारगेट आपके लिए निफ्टी में।
जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 19,835 नहीं, बेचने की रेंज शायद मैंने, हाँ 19,835 19,900, इस रेंज को आप थोड़ा सा चेंज कर लें। हाँ नहीं, 19,835 19,900 बराबर है बराबर रेंज, ये इस रेंज में, हाँ सॉरी, हाँ बराबर है। 800 पे आपको मूड बनाना है कि मैं बेचूं या ना बेचूं। 800 पे, 800 पे, हाँ 800 पे मूड बनाइए। 800 पे चाहे तो बेच भी सकते हैं या बनाएं, और अगर आपको सेफर साइड पे लिखनी तो इस रेंज को चेंज कर दो, 19,800 19,900 की रेंज में बेचना है, ताकि 800 ओपनिंग पर ही आ गया 800, एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कर सकते हैं। वहाँ पे मूड माहौल देखे। फॉर एग्जांपल अभी आपका डाउ फ्यूचर है 20 पॉइंट नीचे, जी। अगर आपको 50 75 100 पॉइंट नीचे हो जाए तो 19,800 पे भी थोड़ा बेच दें, क्या दिक्कत है। लेकिन दो टुकड़ों में फिर 800 और 850 840 के आसपास बेचिए। तो 19,800 19,900 की रेंज में बेचना है। 20,000 का स्टॉप लॉस। ऐसे में पहला टारगेट जो 19,800 का है वो हटा दें। पहला टारगेट आपका रहेगा 19,750 725 700 650 के टारगेट के लिए। पहला टारगेट 19,775 कर सकते हैं चाहे तो ये 5 टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है। ऊपर में 800 से ही मूड बनाना शुरू कर सकते हैं। 835 40 पे तो पक्का एक बार बेचना चाहिए, और 900 पर थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, टुकड़ों में बेच दीजिए। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। 44,000 के स्टॉप लॉस से आपको करनी है खरीदारी। टारगेट जो बनेंगे दीप 44,350 400 दो छोटे टारगेट हैं। 44,500 575 दो मीडियम टारगेट है। 44,625 700 बड़े टारगेट के लिए। ये है आपके लिए बिकवाली करने की राय, क्रिस्टल क्लियर। ठीक बेचना है जितना 44,700 के आसपास बेच पाएंगे उतना आप सेफ रहेंगे, लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं। तो 44,500 से शुरुआत कर सकते हैं, 3 टुकड़ों में बेच दो, 500 600 700 ऐसा ब्रॉडली ये समझ लो। 800 का स्टॉप लॉस क्लियर, ठीक है। आपकी एवरेज आ जाएगी 600 की, है ना। 800 का स्टॉप लॉस। टारगेट नीचे जो बनेंगे 44,400 350 दो छोटे टारगेट है। 44,300 225 दो मीडियम टारगेट है। 44,125 और 44,050 के बड़े टारगेट के। आज के लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी के लेने बेचने के बहुत क्रिस्टल क्लियर, आराम से निकले बिना तनाव के। कभी कभी रिजल्ट लेवल से मुझे बहुत टाइम लगता है, किस लेवल पे क्या करूँ क्या नहीं। आज बड़े आराम से निकले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इंपॉर्टेंट लेवल सारे आपके सामने आ चुके हैं। बैन लिस्ट बढ़ गई है, 12 स्टॉक्स हो गए बैन में। कल फ्रेश एंट्री हुई है जीएनएफसी और एमसीएक्स की, बट एग्जिट हुई थी एल&टी फाइनेंस की। बाकी आपके सारे स्टॉक्स बैन में बने हुए हैं, बट आज 2 नए नाम आ गए हैं, जीएनएफसी और एमसीएक्स। एक नाम बाहर चला गया है, एल&टी फाइनेंस। थोड़ा और डेटा से एफएनओ के डेटा बता दूं कि एफआईएस के तो मैं बता ही चुका हूँ। 19,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, गैप से खुलने के बाद तो पक्का ही बन जाएगा। 78 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। 19,883 लाख शेयर है, हाईएस्ट है। सो बेसिकली आपको 19,700 800 की रेंज में टाइम पास करना है। 800 की रेंज को पार करके निकले तो 40-50 पॉइंट और गिन लीजिए, और 700 के नीचे आए तो 40-50, यानी कि आप पैक हो गए 19,650 19,850 200 पॉइंट की रेंज में, और इसी में टाइम पास करके बाजार आज बंद हो जाएगा। हो सकता है 700-800 की रेंज को ही टाइम पास करें। अगर गलती से निकल गया तो 50 इधर 50 उधर, सिंपल। ये एफएनओ डेटा क्रिस्टल क्लियर है। बैंक निफ्टी 44,000 नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 44,500 पर हल्की फुल्की रुकावट है। 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उसको पार करके नहीं। सो बेसिकली ऊपर में 44,500 600 दीप, ये बैंक निफ्टी पर रुकावट का लेवल है। नीचे में 44,100 44,200 सपोर्ट लेवल है। ये एफएनओ डेटा आपको बता रहे हैं। गॉट इट सर। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और डेटा आपके सामने आ चुके हैं, और इंटरेस्टिंग सेशन रहना चाहिए। बैंक्स पर स्पेशली फोकस रहने वाला है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नतीजों का भी रिएक्शन आएगा। आइए समझते हैं अनिल जी के साथ रिजल्ट रिव्यू में। पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं सर, कैसे रीड करना चाहिए इन्हें? एचडीएफसी बैंक पहली बार इतिहास में, मेरे कितने सालों का, 1993 से अब तक के इतिहास 30 साल का हो चुका है। पहली बार एचडीएफसी बैंक या किसी भी बैंक के रिजल्ट को पढ़ने समझने में मुझे इतना समय लगा, और ये सब करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं इन रिजल्ट को पढ़ने के पहले विद्वान था उतने ही अब भी हूँ। मेरे ज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं है। मतलब इतने एडजस्टमेंट, इतने सारे मर्जर के बाद के पहले रिजल्ट से समझ के बाहर है कि भाई मतलब कि इस रिजल्ट को कैसे देखा जाए, अच्छा देखा जाए, खराब देखा जाए। लेकिन क्या अच्छा है क्या खराब है पहले बता दो, ठीक है। ओवरऑल रिजल्ट मिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। मुनाफा उम्मीद से बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन बेहतर क्यों है, अब उसके कारण में जाएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा इस कारण से बेहतर, ये तो मज़ा नहीं आया। अदर इनकम बढ़ी है, टैक्स कम जा रहा है, प्रोविजनिंग कम की है, तो इस वजह से आपका मुनाफा बेहतर है। तो ये तीनों ही कारण ऐसे नहीं जिससे आप अच्छा मुनाफा चाहते हैं। आप मुनाफा कब अच्छा चाहते हैं कि आपके नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़े, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़े, एसेट क्वालिटी सुधरे। दूसरा नेगेटिव ये कि एसेट क्वालिटी कंबाइन होकर थोड़ी सी
जो आई है वो थोड़ी सी हल्की कम होते हुए आई है। तिमाही दर तिमाही ग्रोथ और नेट लेवल पर एनपीए हल्के से बढ़े, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एचडीएफसी के लिए मर्ज होने के बाद पहली एसेट क्वालिटी अगर थोड़ी सी कमज़ोर होकर आती है तो लोगों को ये चिंता होती है कि भाई किसकी खराब हुई है, ये कैसे पता चले दोनों की, एचडीएफसी लिमिटेड की खराब थी या एचडीएफसी बैंक की खराब थी। करेक्ट, क्योंकि इकोनॉमी में तो अभी ऐसे कोई साइन नहीं है कि आपके एनपीए बढ़े, तो फिर बढ़ क्यों रहे, ये एक दूसरा। अब आइए तीसरी चीज़, मार्जिन्स। अब मार्जिन्स इन्होंने 4 तरह के मार्जिन दिए अलग अलग, हर आदमी अपने अपने हिसाब से मार्जिन्स लेकर चलता है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था 3.7 3.8% के आसपास का। अब कोर मार्जिन कुछ अलग है, एडजस्टेड मार्जिन अलग है, लोकल ब्रोकरेजेस कोई अलग मार्जिन्स पकड़ रहे हैं, विदेशी ब्रोकरेजेस कुछ अलग पकड़ रहे हैं। तो हमने देखा कि किसने ज़्यादा मार्जिन्स, जितने लोगों ने ज़्यादा पकड़े वो 3.4% के, तो हम 3.4% को अगर मार्जिन्स को मान कर चलें तो अनुमान से थोड़े से कम है। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा कि जो लोअर गाइडेंस हमने दिया था उसी पर मार्जिन्स आए, उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद भी बहुत तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि एग्जैक्टली कैसे नंबर्स पढ़ा जाए। अब रहा स्टॉक के परफॉर्मेंस का सवाल, तो स्टॉक में लोगों को, मेरे को लगता है कि ये जो ठंडा रहा है इसकी वजह ये है कि लोग ये देखना चाहते हैं कि मर्ज एंटिटी होने के बाद कंपनी को कैसे समझें, और मुझे नहीं लगता कि एक दिन में उनको ये समझ में आएगा। इन नतीजों को, मैनेजमेंट की कमेंट्री को ढंग से पढ़ना समझना 2 बार 3 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सो स्टॉक इसीलिए ठंडा रहा है और ठंडा ही रहेगा। रिजल्ट के पहले थोड़ा ठंडा था, हो सकता है मार्केट के मूड और रिजल्ट के बाद थोड़ा एक बार हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आए, बढ़ जाए, बढ़कर ऊपर आएगा आपको तुरंत दे देना है। समझ गया, बढ़कर ऊपर आएगा तुरंत दे देना। हाँ, ऊपर के रेंज पे देना है, नीचे अगर फ्लैट खुले नीचे आए तो लेना है, और वो मैं लेवल आपको बता देता हूँ कहाँ लेना है कहाँ बेचना है, एकदम परफेक्ट लेवल नोट कर इस रेंज पे आए तो लेना है देना दोनों करना ही करना है। कहाँ लेना है? 1480 और 1510, ये 2 लेवल है जहाँ पर एचडीएफसी बैंक आएगा तो ले लेना, किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिएगा। 1480 1510, ठीक है, ठीक है, ज्यादा नीचे नहीं है, नहीं ज़्यादा घटेगा नहीं, 1 से 2% का मूव है आइदर साइड। अगर पहले ऊपर खुल के ऊपर पहुंच गया तो दिन में वापस प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अगर मार्केट का मूड आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है इसलिए ऊपर के चांस ज़्यादा भी हैं। ऊपर 1550 1565 ये आए, थैंक यू, ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक किया। ये रिजल्ट ऐसे नहीं कि मेरे पास में एचडीएफसी बैंक है तो मैं बेच के निकल जाऊँ कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बेकार रिजल्ट है। और अगर मेरे को लेना है एचडीएफसी बैंक तो ये रिजल्ट ऐसे नहीं कि मैं अभी का भी लूंगा, गॉट इट, रिजल्ट आ गए और यही तो रिजल्ट चाहिए थे। तो मेरे लिए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए नहीं आए, गए आके चले गए, फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा डिसीजन अभी भी पेंडिंग है एक तरह से, अगर मुझे नया पैसा डालना है या मेरे पास पैसा है तो बेचना है। तो इस तरह के रिजल्ट है एचडीएफसी बैंक। गॉट इट सर, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आया। लेकिन कभी कभी हमको भी हमारे वो नॉलेज को ऐसी गुगलीज आनी चाहिए। हाँ हाँ, तभी मजा आता है ना, वो पढ़ने समझने का मजा तो तभी आता है। हमेशा सीधे सीधे रिजल्ट आ जाए, सीधे समझे तो बात ही क्या है। ठीक है, एक गुगली नहीं बट एक ट्वीट आपने जरूर दर्शकों की तरफ, दर्शकों के लिए गुगली है, दर्शकों के लिए गुगली है, जरा बताएं सर क्या है? वो आज नवरात्रि में आज तीसरा दिन है और जी लाल आज का कलर लाल है, इसलिए मैंने आज ट्वीट किया है कि लाल तो प्यार का रंग माना जाता है। ये देखो एक मिनट ले जाओ, लॉन्ग शॉट दिखाओ, ऐसा प्यार के रंग के नाम से जो चेहरे पे मुस्कुराहटें आ रही हैं लोगों के, ये देखो जेन नेक्स्ट। तो कई बार होता है ना, कई बार इन्वेस्टर्स होते हैं कि किसी शेयर से बड़ा प्यार करते हैं, यार ये मेरे को बहुत पसंद है, ये तो मैं हमेशा रखूंगा। और कई सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं, उनको ये लगता है कि यार ये शेयर मेरे लिए ट्रेडिंग के हिसाब से बढ़िया है। कोई जैसे किसी को निफ्टी की ट्रेडिंग जमती है, किसी को बैंक निफ्टी की जमती है, और कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे वो बोलेंगे यार इस शेयर की चाल मुझे समझ में आती है। तो मेरा दर्शकों से सवाल आज यही है, आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जिसके साथ आपका प्यार है? आपका प्यार हो, बताओ। अच्छा, प्यार का इजहार कीजिए, खुलकर कीजिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है जी बताने में। तो जरा ट्वीट करके बताइए, मैसेज करके बताइए, देखते हैं किस स्टॉक पर लोगों का क्रश ज्यादा है, पता तो चले, है ना? ये अच्छा टॉपिक है। चलिए बढ़िया, तो लाल है रंग आज का, और आप भी बताइए कौन सा स्टॉक ऐसा है जो आपको, जिससे आपको बेहद प्यार हो। आइए बट बात करते हैं और स्टॉक्स की, जो हमारी टीम भी आपको बताने वाली है। एक्शन में आपको रह सकते हैं काउंटर्स। नुपुर, अरमान और आशीष हमारे साथ स्टूडियो में है। नुपुर, आपसे करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग बताएं आज के ट्रिगर्स और नतीजे कौन से? बिल्कुल, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। बजाज फाइनेंस जो मार्केट आज में एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे नतीजे आते हुए दिखेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एनटी टेक्नोलॉजी
सर्विसेज, सिंजन इंटरनेशनल, कैनफिन होम्स के भी आज आने वाले नतीजे, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। साथ ही साथ कैश में CIE ऑटोमोटिव, साथ ही साथ PCBL, TCI एक्सप्रेस, VST इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी जैसे कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे नतीजे आज आने वाले हैं, तो ये सारे स्टॉक्स पे रखनी है नज़र। मारुति सुजुकी आज फोकस में, क्योंकि बोर्ड बैठक में सुजुकी को शेयर जारी करने पर आज विचार किया जाएगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी पर रहेगी नज़र, क्योंकि 50% जो लॉक इन है वो आज खत्म होते हुए दिखेगा। 90 डेज़ का ये लॉक इन था, तो यहाँ पर भी रखनी है नज़र। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन जो है वो आज खत्म होने वाला है। इंटरेस्टिंगली 2023 टाटा हैरियर और टाटा सफारी का जो फेस लिफ्ट है वो आज 11:30 बजे लॉन्च होगा, तो ये भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और जनरल इंश्योरेंस कंपनी की आज बैठक है। बैठक में पूंजी डालने पर चर्चा संभव है, तो यहाँ पर भी रखनी है नज़र। एक स्टेट एडजस्टमेंट आपको ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में दिखेगा। इंटरिम डिविडेंड है 22.5 का, तो स्टॉक में एडजस्टमेंट आते हुए नजर आएगा। गेंसोल इंजीनियरिंग में भी बोनस इशू का एडजस्टमेंट है 2:1 के रेशियो में। रिजल्ट्स में CIAT पे रखनी है नज़र। कैश के रिजल्ट से ये अच्छी परफॉर्मेंस आते हुए दिखी है। 5.5% से कंपनी की आय बढ़कर आती हुई दिखी है, लेकिन अगर एबिटा लेवल पे देखें, मुनाफा देखें तो 2.2 टाइम्स यहाँ पर बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन 7% के 15% होते हुए दिखे, और मुनाफा भी 26 गुना इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए नजर आया है। हालांकि लास्ट ईयर एक्सेप्शनल एक्सपेंस भी था। ICICI सिक्योरिटीज़ यहाँ पर भी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं कंपनी की तरफ से। Q2 में कंपनी की जो आय है वो करीबन 45% से बढ़कर आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 55% ऊपर दिखेगा। मार्जिन भी 65% के होगा जो 61% के आसपास के थे, और मुनाफा भी देखें तो 40% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। साइन DLM पर भी रखनी है नज़र, क्योंकि यहाँ पर आपको मिले जुले नतीजे दिखेंगे। कंपनी की आय में तो ज़बरदस्त इंक्रीज आते हुए दिखा है, 72% का इंक्रीज दिखेगा, लेकिन मार्जिन में दबाव इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है, क्योंकि पहले मार्जिन 14% के थे, इस बार घट के 8% के रह गए। वन ऑफ से जिसके चलते मार्जिन पर दबाव आते हुए नजर आया है। ओके, ये है आपके लिए कुछ नतीजे जहां का रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अरमान, आपके पास भी कुछ नतीजे और खबरें भी हैं? जी बिल्कुल, कुछ नतीजों में सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 47% बढ़कर आई है। मुनाफे की बात करें 101% के आसपास का आपको उछाल दिखेगा। सेलान एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर आय 18% बढ़कर आई है। मार्जिन्स हालांकि घट कर आते हुए दिखे हैं, 31% से घटकर 27% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में लगभग 7% के आसपास का उछाल है। बिजनेस अपडेट से कोल इंडिया में, जहाँ पर 15 अक्टूबर तक का जो कोयले की बिक्री का अपडेट आता हुआ दिखा है। कुल कोल सप्लाई जो है वो लगभग 16% बढ़कर आई है, और थर्मल प्लांट को जो कोल सप्लाई है उसमें लगभग 6% के आसपास की बढ़ोतरी है। खबरों के हिसाब से ग्रासिम इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर बोर्ड की बैठक में राइट इश्यू के जरिए इक्विटी शेयर जारी कर फंड जुटाने को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें बोर्ड से लगभग 4000 करोड़ तक फंड जुटाने के लिए जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है। KEC इंटरनेशनल, यहाँ पर T&D केबल कारोबार में लगभग 1315 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है, और केबल कारोबार में भारत के अलावा विदेशों से भी जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। JK पेपर 90 करोड़ में एक मणिपाल यूटिलिटी पैकेजिंग का इन्होंने अधिग्रहण जो है वो करेंगे, और 21.8 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जो है इसका अधिग्रहण किया जाएगा। टाटा पावर, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी ने एंडोरेंस टेक्नोलॉजी के साथ PDA करार किया है। PDA जो कि पावर डिलीवरी एग्रीमेंट वो करार करते हुए दिखे हैं, और प्लांट की सालाना अगर आप देखें 27.5 MUs बिजली पैदा होने का जो यहाँ पर अनुमान है। और अंत में ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, इक्विटी सिक्योरिटी के जरिए फंड जुटाने पर 19 अक्टूबर को बोर्ड बैठक पर विचार किया जाएगा। ओके, आइए कुछ और खबरें भी ली जाएं। नुपुर से, नुपुर बताइए। सबसे पहले लेमन ट्री, जहाँ पे देहरादून में 55 कमरों के होटल के लाइसेंसिंग करार किया है कंपनी ने। FY 27 में ऑपरेशनल हो जाएगा ये जो लाइसेंसिंग करार किया गया है, तो लेमन ट्री आज फोकस में रहेगा। सोम डिस्टिलरीज कंपनी ने IMFL मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रैटेजिक करार किया है। जम्मू एंड कश्मीर में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को इस मैन्युफैक्चरिंग से डिलीवरी दी जाएगी, तो ये स्टॉक पे फोकस में रहने वाला है। बल्क डील में डेल्टा कॉर्प पर रखनी है नज़र, क्योंकि जो यहाँ पर डील हुई है 60 करोड़ की, उसमें सेलर अगर आपको देखें तो बोफा सिक्योरिटीज़ ने करीबन 30 लाख शेयर बेचे 128 के भाव पर, और साथ ही साथ जो पब्लिक शेयर होल्डर है सोलिटर जनरल, इन्होंने भी करीबन 13.5 लाख शेयर्स बेचे। इजी ट्रिप प्लानर्स, जहां पे सौमिक केतन दोषी, इन्होंने करीबन 97 लाख शेयर्स 41.6 के भाव पर बेचे, और जो डील साइज है वो करीबन 40 करोड़ की है। साथ ही साथ जो बायर है SG मशीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने ये शेयर्स खरीदे।
और लास्ट में जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है जहाँ पे बासमती पर एक्सपोर्टर और सरकार की बैठक हुई है जो पॉजिटिव रही है। जॉइंट सेक्रेटरी कॉमर्स के साथ ये बैठक की गई थी जहाँ पर उनका कहना है कि सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है, तो इस डेवलपमेंट पर भी रहेगी नज़र क्योंकि जल्दी फैसला होगा, तो यहाँ पे रखनी है नज़र। ओके, बहुत कुछ होने वाला है बाजारों में। आइए खबरों के साथ साथ आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी समझ लें आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताइए HDFC बैंक पर क्या कहना है ब्रोकरेज का? तो पांचों रिपोर्ट्स काफ़ी सारी आई हैं HDFC बैंक में, लेकिन अगर आप कमेंट्री पढ़ें तो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जो टारगेट प्राइस में बदलाव हुआ है सिर्फ सबसे पहले वो बता देता हूँ। HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 1930 से घटाकर 1850 कर दिया। स्टॉक चल रहा है 1530 पर। लेकिन कमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो UBS मान रहे कि जो पहले नतीजाएं मर्जर के बाद वो थोड़े से इनके अनुमान से कमज़ोर साइड पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप मॉर्गन स्टैनली की कमेंट्री पढ़ें तो ये मान रहे कि जो मुनाफे का आंकड़ा है वो 12% इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला। हालांकि जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो मुनाफे में बढ़त है वो दूसरे कारणों के चलते है, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। लेकिन UBS ने अगर आप देखें तो इनके EPS के अनुमान में 3 से लेकर 5% की कटौती की है। वहीं JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1900 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 2030 रुपये का लक्ष्य दिया है। सिटी अगर आप देखें तो ये 2110 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और मान रहे कि जो क्रेडिट कॉस्ट इनका कम है इसका भी एक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला है। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2110 रुपये का टारगेट दिया है। और HSBC जैसे कि मैंने आपको बताया कि खरीदारी की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य 1930 से घटाकर 1850 रुपये कर दिया। ओके, तो ये तो रही HDFC बैंक की बात। बाकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं? दीपांशु, कल बाजार के दौरान फेडरल बैंक के नतीजे आए थे। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा और जो लक्ष्य वो 145 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये कर दिया। 149 रुपये के करीब का भाव चल रहा है और ये मान रहे कि ROS के लिहाज से जो प्रदर्शन है वो अच्छा यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक बिल्कुल भी महंगा नहीं है, इसके चलते स्टॉक के ऊपर रेटिंग इन्होंने बढ़ाई है, साथ में टारगेट प्राइस बढ़ाया है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 150 से लक्ष्य को बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 160 से बढ़ाकर 170 कर दिया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज यहाँ पर अगर आप देखें तो जो राइट्स इशू की खबरें आ रही है पूंजी जुटाने वाले, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1985 रुपये के लक्ष्य लिए। वहीं सिटी ने खरीदारी की राय दी है, ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, 2250 रुपये का टारगेट दिया है, 1974 रुपये का भाव चल रहा है। डालमिया भारत, यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। रिपोर्ट है CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2245 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 2600 रुपये कर दिया है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य है वो 2440 से बढ़ाकर 2680 रुपये कर दिया है। लेकिन कमेंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कमेंट्री में खास बात अगर आप देखें तो जो सीमेंट की कीमतें बढ़ाने की बात की गई है वो सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने बताई थी। जहाँ तक मेरा अंदाज है 27 सितंबर के करीब सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने बताया था कि जो ईस्टर्न रीजन है ये अभी जो हाईलाइट्स में निकल कर रहा है कि 40 से 50 रुपए प्रति बोरी कीमतें बढ़ी हैं और साउथ में अगर आप देखें तो 30 रुपए प्रति बैग कीमतें बढ़ी हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट है। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो इन्हें नतीजे पसंद नहीं आए, लगता है इन्होंने रेटिंग को डबल डाउनग्रेड कर दिया खरीदारी की राय से, अब न्यूट्रल की रेटिंग दी है। टारगेट हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी सब्सटैंशियली ऊपर है, 26 रुपये का टारगेट दिया है। बजाज ऑटो यहाँ पर JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 5400 से बढ़ाकर 5760 कर दिया है। और अंत में UPL यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 631 का भाव है, 800 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स है और बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आपके लिए आती हुई दिख रही है आज के सेशन में। इन्हीं रिपोर्ट्स पर दिखेगा भरपूर एक्शन और इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स में दिखेगा एक्शन और वो डिसाइड करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। पूरा पैनल है तैयार बताने के लिए पिक ऑफ द डे। सबका किया जाए स्वागत बिगुल के साथ। गुप्ता साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आज की पिक। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, आज का पिक ऑफ द डे रहेगा टाटा स्टील, जिसमें की खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेटल्स में अनिल जी हमने देखा था कि कल एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी और टाटा स्टील का चार्ट एक ऐसा लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बन चुका है। 127 रुपए के आसपास क्लोज है, मुझे लगता है कि स्टॉक में एक तेजी बन सकती है। 131 132 रुपए के इंट्राडे टारगेट्स के लिए टाटा स्टील रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। यहाँ पर 125 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 125 का स्टॉप लॉस खरीदारी करें टाटा स्टील में, यह है आपके लिए राय इस वक्त आती है। मंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज के लिए।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे तो पसंद है आपकी लाल कलर की टाई। और अनिल जी, वही कोविड वाले दिन याद आ रहे हैं अनिल जी, जब कुणाल जी फ्राइडे को मतलब कि टीवी खोलते थे सिर्फ देखने के लिए आपने किस कलर की टी शर्ट पहनी है, सेम टू सेम पहन के आते थे। अब आज अनिल जी वो सेम टू सेम है, एक्सीडेंटली है इंसिडेंटली है मालूम नहीं है, बट सेम टू सेम रेड टाई पहनी हुई है कुणाल जी ने भी। नहीं, देखिए दो चीज़ें इसमें, या तो देखो कुणाल जी अच्छे और बड़े लोगों को कॉपी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वी मस्ट अप्रिशिएट कुणाल जी। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि ग्रेट माइंड थिंक अलाइक, तो मतलब उनका भी दिमाग हमारा बिल्कुल बराबर एक जैसा अच्छा है, तो दोनों ही केस में कुणाल जी की तारीफ होनी चाहिए। कुणाल जी वेल डन। बंसल जी आप इंस्पायर हो जाइए कुणाल जी से, बहुत ही बढ़िया। कुणाल जी कैसा फील कर रहे हो आप? अनिल जी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अनिल जी। और इस पे अनिल जी वजह ये है कि कल अनिल जी आप चर्चा कर रहे थे कि जो नवरात्रों के कलर्स होते हैं और कल का कलर सफेद था, तो मुझे पता लगा आज का कलर रेड है, तो इसीलिए अनिल जी ये रेड टाई मैंने धारण की और मैंने सवेरे देखा आपने भी की है, तो अनिल जी सोने पर सुहागा। नहीं तो अच्छा फील करने की वजह क्या है? मैंने आपको अपने साथ कंपेयर किया, एकदम बराबर माना, इसलिए या बंसल जी की थोड़ी खिंचाई होगी, इससे ज़्यादा अच्छा किस वजह से फील कर रहे हैं? अनिल जी डेफिनेटली बंसल जी की खिंचाई होने पर अनिल जी को खुशी मिलती है, अनिल जी जो सुकून मिलता है वो अनिल जी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये है 3 इडियट्स वाले सच्चे दोस्त एकदम। खुद की तारीफ में जितना मजा नहीं आ रहा है उतना बंसल जी की जो है। वेल डन, वेरी गुड कुणाल जी, आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे एकदम बिल्कुल। मैंने भी सोचा था यही जवाब देंगे। जी बंसल जी बताएं सर आपका स्टॉक ऑफ द डे। अनिल जी स्टॉक बता रहा हूँ अनिल जी, सबको सुबह पता चला है कि नवरात्रों का तीसरे नवरात्रे का रंग रेड होता है आपके ट्वीट के बाद। हाँ। तो अनिल जी मैंने भी देखा था, कुणाल जी ने भी देखा, बट मुझे अनिल जी ध्यान नहीं आया, मैं थोड़ा एक स्टेप ऐड था हाँ। कि मेरे पास रेड शर्ट नहीं है, रेड कोट नहीं है, नहीं तो मैं वो पहन के आया होता अनिल जी। टाई तो है अनिल जी, वो स्ट्राइक नहीं करा अनिल जी। कोई बात नहीं, अभी आप पिक ऑफ द डे दो, बीच में ब्रेक मिलेगा, लगा के आ जाए। इस वाले सूट पे जमेगी भी, टेंशन ना लें बिल्कुल। बताए सर। अनिल जी पिक ऑफ द डे है मेरा सेट पे खरीदारी की राय है। 2101 के अराउंड की क्लोजिंग है और ये स्टॉक मैंने और कुणाल जी ने 2 बार 10 की कमाई में भी रिकमेंड करा हुआ है। 2070 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2250 के टारगेट के लिए सेट पे खरीदारी की राय है। ओके, C8 ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। नतीजों के बाद आज स्टॉक में रहेगा एक्शन। अविनाश जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी हमारा जो पिक ऑफ द डे है और जो मीडियम टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट हमको लग रहा है वो है सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए कल कंपनी का बैंक के नतीजे आ गए, बहुत ही दमदार नंबर आ गए। करीबन 920 करोड़ का प्रॉफिट दूसरे क्वार्टर में आया, जो पिछले बार 535 करोड़ था। जो नोटवर्दी बात थी कि कासा ऑलरेडी 50% के ऊपर है, इनका आरओए करीबन 1.4-1.5% है। इन्होंने करीबन 60 ब्रांचेस पहले 2 क्वार्टर में सेटअप किए हैं और टारगेट है कि 125 ब्रांचेस इस साल ये करेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग थी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अगर 12-13% रहता है तो इनको बैलेंस शीट बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कॉर्पोरेट कैपेक्स ग्रोथ की बात करें या रिटेल डिमांड की बात करें तो काफी स्ट्रांग सिग्नल्स उनको मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी जो 47 रुपीज का स्टॉक चल रहा है, मेरे ख्याल से कम 58 से 60 रुपए का टारगेट आपको अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। कोई भी डायल्यूशन की बात नहीं हुई है क्योंकि टायर 1 कैपिटल इनका काफी एडिक्वेट है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो अच्छी खासी कमाई अराउंड 58 to 60 इन द नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स पॉसिबल है। ओके, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। स्टॉक के नतीजे कल आए थे बहुत ही मजबूत, 58 से 60 रुपए तक के टारगेट आप 6 से 12 महीने के लिए लेकर चले। कॉल में कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत आई ना। हाँ, और आगे के प्लान्स है, स्पेशली निम एक्सपेंशन पर बैंक काम कर रहा है, ग्रोथ पर इनका बड़ा फोकस है। तो जो कुछ 2-3 साल पहले बड़ी दिक्कतें थी, उन दिक्कतों से बाहर निकल कर हटकर अब बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब कुणाल जी से की जाए मुलाकात। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी एक बार फिर से सुप्रभात। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है संवर्धन मदरसन के अगर आप चार्ट को देखें तो कल के ट्रेड में एक बड़ा शानदार मूव आता हुआ हमने देखा और एक रिकवरी हुई और एक ब्रेकडाउन हुआ था कुछ सत्र पहले, उसको निरस्त करके एक बिल्कुल टर्न अराउंड होता हुआ कल के चार्ट में देखने को मिला। तो मुझे लगता है सैकड़े के टारगेट से यानी कि 100 के टारगेट से बाय करें। पहला टारगेट 100 रुपए का, दूसरा टारगेट 102 रुपए का, 96 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर संवर्धन मदरसन में खरीदारी की राय।
मदरसन में खरीदारी, ये काउंटर आपके लिए रेडार पर रहना चाहिए। कल क्लोजिंग में भी इस स्टॉक पर आपके लिए रॉय आती हुई दिखी थी। सुमित जी की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय थी। 101 104 के टारगेट सुमित जी के थे, 100 और 102 के टारगेट निकल कर आ रहे हैं कुणाल जी की तरफ से भी। और ऑटो एंसिलरीज वैसे भी आपको अच्छे मोमेंटम में दिख ही रही थी कल। आई और भी स्टॉक्स जहां पर आपको एक्शन दिखेगा। ग्रासिम 4000 करोड़ जुटाने की तैयारी में, राइट्स इशू के जरिए फंड्स जुटाए जा रहे हैं। स्पेकुलेशन है कि जो ये पेंट कारोबार का विस्तार कर रहे हैं उसके जरिए ये फंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार जरा अविनाश जी से इस खबर पर राय ली जाए। अविनाश जी, कैसे देखना है 4000 करोड़ का राइट्स इशू आ रहा है ग्रासिम का? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का एग्रेसिव प्लान इनका पेंट सेक्टर में है, मुझे लग रहा है कि अगले 12-18 महीने में आपको इस बिजनेस से काफ़ी अच्छी ट्रैक्शन ग्रासिम को मिलनी चाहिए। जिस प्रकार का कंपटीशन है, मुझे लग रहा है जो ज्योग्राफिकल नेटवर्क इनका है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट ये उम्मीद लगा के बैठा है कि डेफिनेटली पेंट बिजनेस अच्छी तरह से इनको रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा, तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से। आई थिंक राइट्स इशू किस प्राइस पे आता है, मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट डेफिनेटली इसमें मीडियम टर्म के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। दीपांशु, मीडियम टर्म के लिए आउटलुक पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। ग्रासिम नजर रखिए, आज रिएक्शन भी दे सकता है। एक बार जरा चार्ट चेक भी ले लिया जाए। हिमांशु जी, एक बार लेवल्स बता दें। कल 0.5% नीचे बंद हुआ है ग्रासिम, हालांकि बाकी सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन जरूर था। इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स क्या रहेंगे सर? दीप, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है ग्रासिम का। इररिस्पेक्टिव की पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट सेटअप बहुत पॉजिटिव है और मेरा मानना है कि जब तक स्टॉक 1950 रुपए के ऊपर टिका हुआ है क्लोजिंग बेसिस पर, यहाँ पर हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पर भी खरीदारी की जा सकती है। 1950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 2000 के ऊपर स्टॉक जब निकलना शुरू होगा आज या नियर टर्म में, तो मुझे लगता है फ्रेश मोमेंटम बनेगा, स्टॉक 2100 रुपए की तरफ जा सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। ग्रासिम आपको एक्शन दिखा सकता है। कोल इंडिया, इनकी तरफ से 15 अक्टूबर तक का बिक्री का अपडेट आया है। सप्लाई में 16% की बढ़त दिखी है। थर्मल प्लांट को करीब 5% का सप्लाई बढ़कर आते हुए दिखा है और जो FY24 है वहां पर 610 मिलियन टन का अनुमान भी दिया है। स्टॉक तो ऑफकोर्स जबरदस्त एक्शन में है। कल भी हमने देखा अच्छी मूव दिखा रहा था। कुणाल जी, आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर कोल इंडिया के लिए? देखिए, कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है दीपांशु, और कल भी उस चार्ट पर बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा था। मुझे लगता है कि आज भी तेजी कायम रहेगी। एक सपोर्ट अब एस्टेब्लिश हुआ है 300 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है कि 300 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें तो ये स्टॉक 330 की ओर बढ़ रहा है। जिनके पास भी पोजीशन है, बिल्कुल बने रहने की राय है। 300 पर एक स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें फिलहाल। स्टॉप लॉस रखे 300 पर और होल्ड करिए कोल इंडिया। स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है। केसी इंटरनेशनल 1315 करोड़ के इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं। बंसल जी, एक बार जरा चार्ट देखें। केसी इंटरनेशनल ये भी एक कंपनी है जहां लगातार ऑर्डर विंस की खबरें आती रहती हैं। जी दीपांशु, अगर यहाँ पे चार्ट्स देखें तो चार्ट्स पॉजिटिव ही हैं। स्टॉक के सपोर्ट्स के पास में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 640 एक अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है 640 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। और एक बार स्टॉक 665 के ऊपर निकलेगा दीपांशु, तब यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा और तब यहाँ पर मोमेंटम भी आएगा। ओके, ये है आपके लिए केसी। देखते हैं आज कैसे मूव दिखाता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अविनाश जी, कल इसके नंबर्स आए हैं। क्यों कंपैरिजन देखें तो बढ़िया नंबर्स आए हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली आज बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने वाले हैं और अब डायरेक्ट कंपटीशन है इन दोनों में। ऑफ कोर्स जब जियो फाइनेंशियल लिस्ट हुआ था तो बजाज फाइनेंस पे कंसर्न्स आते हैं, वहां से बजाज फाइनेंस की तो शानदार परफॉर्मेंस रही है। आज नतीजे कैसे रह सकते हैं इसके सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस अपडेट आया था वो बहुत ही स्ट्रांग था और मुझे लग रहा है कि नतीजे मार्केट्स को पसंद आने वाली ही आएंगे। लेकिन जो कमेंट्री रहेगी दीपांशु, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि देखिए जियो फाइनेंशियल के कल नंबर्स आ गए थे। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से इन्होंने उनका पहला क्वार्टर रिपोर्ट किया है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो पूरी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज में एक डिस्ट्रप्शन करेंगे, हर सेगमेंट में प्रेजेंट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये तो पहला क्वार्टर है। आने वाले 1-1.5 साल में आप देखोगे कि जियो फाइनेंशियल बहुत तेजी से बिजनेस ग्रो करेगा। रही बात बजाज फाइनेंस की, तो देखिए इनके लिए भी मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, लेकिन निम्स पे कितना असर आता है आगे और ऑब्वियसली ग्रोथ के ऊपर किस प्रकार की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बट डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। कमेंट्री विल बी मोर इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर। ओके, तो ये है आपके लिए जियो फाइनेंशियल। आइए बढ़ते आगे और अब मुलाकात की जाए सुमित जी से। तैयार है हमारे साथ पिक ऑफ द डे देने के लिए। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी।
अनिल जी पिक ऑफ द डे में जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई थी, तो तेजी का व्यू लेके चल के चला रहेगा। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 765 के पास है, तो 770 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 785 790 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट 810 रुपए का, दूसरा टारगेट 825 रुपए का, ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करें जेएसडब्ल्यू स्टील। ओके, तो ये है आपके लिए राय आती हुई इस वक्त सुमित जी की तरफ से जेएसडब्ल्यू स्टील। आइए बढ़ते हैं आगे।